पहले दो यानी पहले जो 3 वीडियोस थे उसमें फायर सरमन के पार्ट फर्स्ट के अंदर पार्ट पढ़ा, सेकंड पढ़ा, थर्ड पढ़ा, और फायर सरमन जो है वो टी.एस. इलियट द्वारा रिटन जो पोइम है उसका थर्ड पार्ट था। आज हम इसके फोर्थ पार्ट डेथ बाय वाटर के बारे में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। Helbus the Phoenician a fortnight dead, forgot the cry of gulls and the deep sea swell and the profit and loss. Phlebas Phoenician एक पखवाड़े तक मृत था, मरा हुआ था, और fortnight dead का मतलब ये forgot the cry of gulls, सीगल का रोना भूल गया, गहरे समुद्र की लहरें भूल गया, लाभ और हानि भूल गया। तो फ्लेबोस फोनेशियन जो है इसके बारे में लिख करके इलियट क्या कहना चाहता है देखते हैं। A current under sea picked his bones in whispers as he rose and fell. समुद्र के नीचे जो धारा थी उसने उसकी हड्डियों को चुन लिया चुपचाप। As he rose and fell, जैसे वो उठता और गिरता, he passed the stages of his age and youth, entering the whirlpool. यानी जवानी और उम्र के विभिन्न चरणों को पार करते हुए उसने भंवर में प्रवेश कर लिया। देखिए, जेंटाइल और जू कोई भी जाति हो, चाहे यहूदी हो या अन्य जाति हो, वो यू who turn the wheel and look to windward, और वो लोग जो पहिया घुमाते हैं, समय का पहिया घुमाते हैं, हवा की तरफ देखते हैं। कंसिडर फेल्बास, फेल्बास पर विचार करें, who was once handsome and tall as you, जो कभी आपके जैसा सुंदर था और आपकी तरह लंबा भी था। यानी यहाँ इलियट क्या कहना चाहता है इस फेल्बस के बारे में बात करके, सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट जो है वो टी.एस. इलियट द्वारा लिखित यही पॉइंट है। देखिए, इन दिस सेक्शन डेथ बाय वाटर इलियट शोज द सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर एज मींस ऑफ प्योरिफिकेशन एंड रीबर्थ। सबसे पहले बात करेंगे वाटर की सिग्निफिकेंस के बारे में, बात करता है प्योरिफिकेशन और रीबर्थ की बात करता है। There are two associations, one from Shakespeare the Tempest and other from the ancient Egyptian myth of god of fertility. यहाँ दो मिथ्स हैं। फर्स्ट है टेम्पेस्ट जो विलियम शेक्सपियर की द्वारा लिखित एक ड्रामा है, और दूसरा है गॉड ऑफ फर्टिलिटी जो इजिप्ट का है। द डेथ ऑफ हेल्बास द ग्रीक सेलर, हेल्बास कौन था? ग्रीक सेलर था। इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीपल who devote themselves to worldly pursuits. ऐसे लोगों का उदाहरण है जो सांसारिक कार्यों में लगे रहते हैं। Their youth and strength ultimately will be consumed by death. उनकी यूथ है, उनकी स्ट्रेंथ जो है वो कंज्यूम कर ली जाएगी एक दिन डेथ के द्वारा। देखिए, the poet tells the story of Phelbas. पोइट जो यहाँ पर फेल्बास की कहानी बताता है वो यंग है, हैंडसम सेलर है, वो drowned after leading a boring business career, यानी उसका बिजनेस कैरियर था वो बोरिंग था। He was caught in whirlpool and passed through various stages, यानी whirlpool के अंदर वो फंस गया और वो विभिन्न स्टेजेस से गुजरा। There is no chance of rebirth of the sailor who represent the modern man. वो सेलर कौन है? सेलर रिप्रेजेंट करता है मॉडर्न मैन को, और उसके रीबर्थ का कोई चांस नहीं है जो इस व्हर्लपूल में फंस गया, वर्ल्डली परसूट्स में फंस गया, जिन्होंने हायर वैल्यूज के ऊपर काम नहीं किया, जिन्होंने स्पिरिचुअल वैल्यूज के ऊपर काम नहीं किया, वो लोग इससे कभी रीबर्थ नहीं हो सकते, रिसरेक्ट नहीं हो सकते, बिकॉज देयर इज नो डिजायर टू फॉलो स्पिरिचुअल वैल्यूज, क्योंकि मॉडर्न मैन की ऐसे डिजायर ही नहीं है कि वो स्पिरिचुअल वैल्यूज को फॉलो करे। द रिजेक्शन ऑफ हायर वैल्यूज इज द कॉज ऑफ द इनएविटेबल डिके ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। आज की जो सिविलाइजेशन है उसका इनएविटेबल डिके का जो मेन रीजन है वो क्या है? वो क्या है? रिजेक्शन ऑफ हायर वैल्यूज, रिजेक्शन ऑफ हायर वैल्यूज। Helbas the Phoenician who died a fortnight back. Helbas Phoenician कौन था? एक पखवाड़े पहले मरा, forgot the cry of seagulls and the tide deep sea and profit and loss account of his business. यानी उस बिजनेस में कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, जो टाइड था उसकी सिचुएशन क्या थी सी के अंदर है, और सीगल्स की क्राई के बारे में भी भूल चुका है। द अंडर करेंट ऑफ द सी पिक्ड हिज बोन्स इन विस्पर, वो समुद्र के नीचे बहने वाली धाराएं जितनी होती हैं उन्होंने चुपचाप उसकी हड्डियों को चुना। As he rose and fall among the waves, he passed the spaces of old and youth till he was swallowed by the whirlpool of death. When he was swallowed by the whirlpool of death, और one day everyone will be swallowed by the whirlpool of death like a Phoenician, Jew or non-Jew. Whoever you are who turn the wheel and look for the wind on your voyage,
रिमेंबर द फेट ऑफ फेल्बास। पोएट कहता है कि इस फेट ऑफ फेल्बास को हमें रिमेंबर करना चाहिए। द वर्ल्डली मर्चेंट हु वाज एज हैंडसम एंड टॉल एज यू। जितना आप अपने आप को हैंडसम समझते हो उतना ही हैंडसम फेल्बास फोनेसियन था, who died without any hope, rebirth और resurrection, जो कि रीबर्थ और रिसरेक्शन की उसे कोई होप नहीं रही क्योंकि वो वर्लपूल में फंस गया। क्योंकि यहाँ पर जो सेलर है उसकी तुलना, उसकी कंपैरिजन कैसे की गई है, मॉडर्न मैन से की, और मॉडर्न मैन जो है वो वर्ल्डली परसूट्स के वर्लपूल के अंदर फंस गया है। फेल्बास and tall as you. It gives the story of Phelbas, the Phoenician sailor who took to business and ultimately died on the sea. Business उसने हाथ में लिया और समुद्र में गिर गया। The moral is that all men are travel subject to the lure of change. यानी हर व्यक्ति जो है, प्रत्येक व्यक्ति, सारे आदमी जो है वो ट्रेवलर्स हैं और सब्जेक्ट टू द lure of change, और उनमें चेंज होता रहता है। डीके एंड डेथ, पहले चेंज होता है, फिर उसका विनाश होता है, धीरे धीरे पतन होता है, फिर मृत्यु होती है। द सेलर हैज फॉरगॉटन द क्राई ऑफ सीगल। सेलर ने सीगल की क्राई को भूल गया। द रोअरिंग ऑफ द रफ वेव्स एंड हिज बिजनेस अफेयर्स, सब कुछ भूल गया। हिज बॉडी रोज एंड फेल इन द वेव्स एंड अल्टीमेटली ही वाज सक्ड बाय द व्हर्लपूल ऑफ डेथ। अंत में डेथ के व्हर्लपूल से वो मर गया। द फर्स्ट रेफरेंस इज टू द सॉन्ग ऑफ एरियल सम टू प्रिंस फर्डिनेंड। पहली रेफरेंस जो है वो टेम्पेस्ट की बात कर रहे हैं। एरियल जो है वो प्रिंस फर्डिनेंड को बताता है उसकी पिता की मृत्यु कैसे, उसकी फादर की डेथ कैसे हुई। फुल फैदम फाइव थाई फादर लाइज, ये लाइन टेम्पेस्ट में से ली गई है। फुल फैदम फाइव थाई फादर लाइज, दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ alliteration F sound. The drowned had suffered a sea change into something rich and strange. A sea change into something rich and strange. The second reference according to Miss Weston, Miss Weston जो है उन्होंने जो उसकी सेकंड रेफरेंस बताई वो क्या है, इज टू द एंशिएंट रिचुअल इजिप्ट। इजिप्ट के अंदर एक प्राचीन रिचुअल हुआ था वेयर एन एफिजी ऑफ द फर्टिलिटी गॉड वाज थ्रोन इनटू सी एट अलेक्जेंड्रिया टू इंडिकेट हिज डेथ। यानी इजिप्ट के अंदर इफिजी ऑफ द फर्टिलिटी गॉड का एक पुतला बना करके समुद्र में इजिप्ट में फेंक दिया जाता था, तो इनटू सी एट अलेक्जेंड्रिया के अंदर, ये बताने के लिए कि उसकी डेथ हो गई है। द हेड वाज कैरिड बाय द वेव्स एंड वाज फॉलोड टुवर्ड्स बेबीलोस। यानी ये जो हेड जो था वो वेव्स के द्वारा ले जाया जाता था और बेबीलोस की तरफ फॉलो किया था। वेयर इट वाज salvaged and worshipped, वहाँ पर उसको सेल्वेज किया जाता था, वर्शिप किया जाता था एज गॉड रिबोर्न। यानी बेबीलोस के अंदर वहाँ पर उसको रिबोर्न, भगवान को एक पुनर्जन्म ले लिया, देवता ने उस फर्टिलिटी गॉड ने दोबारा जन्म ले लिया, ऐसा मान करके उसकी पूजा की जाती थी। देयर इज ए कंट्रास्ट बिटवीन द ड्राउनिंग ऑफ एफिजी एंड द ड्राउनिंग ऑफ फेल्बास। यानी फेल्बास और गॉड ऑफ फर्टिलिटी दोनों ही समुद्र के अंदर डूब गए, दोनों ही ड्राउंड हो गए। बट देयर इज ए कंट्रास्ट बिकॉज यू नो दैट फेल्बास कांट रिसरेक्ट। फेल्बास जो है वापस जीवित नहीं हो सकता, ही कांट रीबर्थ, बट द गॉड ऑफ फर्टिलिटी कैन रीबर्थ इनटू बेबीलोस एंड ही इज वर्शिप्ड एज अ गॉड ऑफ फर्टिलिटी, ही वाज रीबॉर्न, ऐसा मान करके उसको पूजा जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपने। There is no rebirth in the case of the above sailor because he wasted his life in worldly pursuits. उसने वर्ल्डली परसूट्स के अंदर अपनी लाइफ को वेस्ट किया। Salvation is possible for those who pursue the things of the spirit. Salvation उनके लिए है जिन्होंने pursue the things of the spirit, आत्मा के उन्नत करने का काम किया है। फेथ इन गॉड, जो भगवान में विश्वास रखते हैं, उन्हीं के लिए सैल्वेशन, मोक्ष जरूरी है। दिस इज द वार्निंग टू द मॉडर्न मैन। मॉडर्न मैन को वार्निंग है दैट ही मस्ट बियर इन माइंड, उसको दिमाग में ये बिल्कुल जचा लेना चाहिए कि द डेथ ऑफ ए ड्राउंड सेलर एंड टेक ए लेसन फ्रॉम हिम टू डिवोट हिज लाइफ टू द हायर वैल्यूज। इस बात से उसको शिक्षा भी लेनी चाहिए कि हायर वैल्यूज के लिए अपने जीवन को लगा देना चाहिए। द लास्ट लाइन सम अप द मोरल ऑफ द सेक्शन, पूरी लास्ट लाइन जो है मोरल बताती है। कंसीडर फेल्बास हु वाज वंस हैंडसम एंड टॉल एज यू, यानी फेल्बास को कंसीडर करें, वो आपकी तरह ही लंबा और सुंदर था। एंड बिवेयर perhaps your fate may be similar to his, सावधान रहें कि आपका भी भाग्य जो है वो ऐसा हो सकता है।
बात करें डेथ बाय वाटर इज ए सिंबल ऑफ प्योरिफिकेशन एंड रीबर्थ। डेथ बाय वाटर क्या है? रीबर्थ का सिंबल। वाटर जो है रीबर्थ और प्योरिफिकेशन का सिंबल है। इन द वेस्टलैंड वाटर हैज बिकम अ सोर्स ऑफ डेथ। वेस्टलैंड में वाटर को क्या बताया गया? सोर्स ऑफ डेथ बताया गया, बिकॉज मैन लीड्स ए लाइफ ऑफ द सेंसेस एंड इन परसूट ऑफ वेल्थ। आदमी क्या करता है? सेंसेस का लाइफ जीता है, जैसा उसका मन कहता है वैसा करता है, वर्ल्डली परसूट्स में लगा रहता है। और क्या करता है? वेल्थ को अकुमुलेट करता रहता है। हेल्बस द फोइशियन सेलर इज एन एग्जांपल ऑफ द मॉडर्न बिजनेसमैन। आज के बिजनेसमैन का एग्जांपल है, जो कि व्हर्लपूल ऑफ एक्टिविटी एंड अकाउंटिंग में फंस गया है। He meets his death, उसकी मौत हो जाती है। There is no rebirth for him because his life has no element of moral values. Moral values उसके लाइफ में नहीं थी, इसलिए उसका रीबर्थ नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए, अब अपने बात कर रहे थे इस पर क्वेश्चन कौन सा बनता है? इन द डेथ बाय वाटर, वाटर इज द सिंबल ऑफ, वाटर किसका सिंबल है? रीबर्थ और प्योरिफिकेशन का सिंबल है। आंसर डी सही है। द मिथ व्हिच आर यूज्ड इन द पोएम डेथ बाय वाटर, इसमें टेम्पेस्ट और गॉड ऑफ फर्टिलिटी ऑफ इजिप्ट दोनों ही मिथ इसके अंदर यूज किए गए हैं। हेल्बस इज ए ग्रीक सेलर इज द सिंबल ऑफ मॉडर्न मैन। हेल्बस ग्रीक सेलर जो मॉडर्न मैन का सिंबल है। हेल्बस कैन नॉट गेट सैल्वेशन क्योंकि ही हैज नॉट मोरल वैल्यूज। मोरल वैल्यूज नहीं थे, ही हैज वेस्टेड हिज लाइफ इन वर्ल्डली परसूट्स। दोनों ही बातें थी, इसलिए हेल्बस को रिसरेक्शन में नहीं मिल सकता। Who sang the Ferdinand about his father's death in the Tempest? टेम्पेस्ट जो विलियम शेक्सपियर का था, उसमें ये गीत किसने गाया था? 5 फैथम वाला एरियल ने गाया था। द हेड ऑफ फर्टिलिटी गॉड इज थ्रोन इनटू द सी, वर्शिप्ड बाय बेबीलोस एज द गॉड ऑफ रिबॉर्न। हिज मिथ इज अकॉर्डिंग व्हिच राइटर? किस राइटर के अकॉर्डिंग उसकी मिथ है? तो मिस वेस्टन के अकॉर्डिंग है। व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ इनएविटेबल डिके ऑफ सिविलाइजेशन? सिविलाइजेशन का जो इनएविटेबल डिके है उसका रीजन क्या है? तो याद रखना है, रिजेक्शन ऑफ हायर वैल्यूज, नेग्लेक्ट मॉडर्निटी, नो टू वर्शिप फर्टिलिटी। तो इसमें ये याद रखना है कि रिजेक्शन ऑफ हायर वैल्यूज जो है वो मेन रीजन है इसका इनएविटेबल डिके ऑफ सिविलाइजेशन। ओके, तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आइए बात करते हैं अगली पॉइंट की, व्हाट द थंडर से, जो कि इसका लास्ट पार्ट है। आपने टी.एस. इलियट के 4 पार्ट पढ़े। बरियल ऑफ द डेड, गेम ऑफ चेस, बरियल ऑफ द डेड पढ़ा, गेम ऑफ चेस पढ़ा, और उसके बाद फायर सरमन पढ़ा, उसके बाद डेथ बाय वाटर पढ़ा, और इसका जो 5th पार्ट है व्हाट द थंडर से, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, आफ्टर द टॉर्च लाइट रेड ऑन स्वीटी फेसेस, यानी रेड ऑन स्वीटी फेसेस, जो पसीने से लथपथ चेहरों पर टॉर्च की रोशनी के बाद। आफ्टर द फ्रोस्टी साइलेंस इन द गार्डन, यानी बगीचे में ठंडे सन्नाटे के बाद। फ्रोस्टी साइलेंस का मतलब ठंडे सन्नाटे के बाद। आफ्टर द एगोनी इन स्टोनी प्लेसेस, यानी पथरीले स्थानों में पीड़ा के बाद। द शाउटिंग एंड द क्राइंग, प्रिजन एंड द पैलेस, यानी चीखना चिल्लाना, जेल और महल, एंड रिवर्बरेशन ऑफ थंडर ऑफ स्प्रिंग ओवर डिस्टेंस, दूर दूर पर्वतों पर, बसंत की दूर पर्वतों पर, बसंत की गड़गड़ाहट दूर पहाड़ों पर। He who was now living is now dead, जो अभी जीवित था वो अब मर चुका है। He who were living are now dying, जो अब जी रहा है वो अब मर रहा है। With a little patience, थोड़ा सा धैर्य के साथ वो मर रहा है, धीरे धीरे मर रहा है। देखिए क्या कहना चाहता है इलियट्स ने। Thanks to Eliot's notes, we know that in the first part of 5th, 3 themes pop up. The journey to Emmaus, इसमें 3 बातें बताई गई। एमास की जर्नी है, पहली बात एमास की जर्नी है। दूसरी बात द अप्रोच टू द चैपल पेरिस नाम की चर्च तक पहुंचना है, ये मिस वेस्टर्न कह रही है। एंड द प्रेजेंट डिके ऑफ ईस्टर्न यूरोप, और आज जो ईस्टर्न यूरोप का पतन हो रहा है, डिके हो रहा है, वो 3 बातें जो है, 3 बातों को यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से इलियट ने उठाया है। दैट मीन्स दैट इन द कमिंग लाइन्स वी शुड एक्सपेक्ट एल्यूजन टू द रिसरेक्शन ऑफ क्राइस्ट। आने वाली लाइनों में हमें रिसरेक्शन ऑफ क्राइस्ट मिलेगा। एमास क्या है? एंशिएंट टाउन इन व्हिच जीसस अपीयर्ड टू ऑफ हिज डिसाइपल्स आफ्टर ही वाज रिसरेक्टेड, यानी जब जीसस क्राइस्ट जो है वो अपनी डेथ के बाद दोबारा पुनर्जीवित हुए थे और अपने 2 शिष्यों को दिखाई दिए थे, वो एम्मास नामक एंशिएंट टाउन के अंदर ही दिखाई दिए थे। ए ट्रेडिशनल ट्रूप ऑफ मिडिवल रोमांसेस एंड ईस्टर्न यूरोप,
ये बताया गया है कि एक ट्रेडिशनल ट्रूप है मिडिवल रोमांस के अंदर। आगे देखते हैं, दिस लाइन इन पर्टिकुलर रेफर टू मोमेंट दैट ही हैज कम आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट। जब क्राइस्ट की डेथ हो गई थी उसके बाद ये मोमेंट है, बट बिफोर हिज रीबर्थ ऑन ईस्टर संडे, ईस्टर संडे के दिन जब उसकी रीबर्थ हुई थी। इन अदर वर्ड्स द लाइन मार्क ए मोमेंट ऑफ वेटिंग एंड वंडरिंग बिकॉज वी आर नॉट श्योर इफ एनी रीबर्थ इज गोइंग टू कम दिस टाइम अराउंड। यानी ये लाइन ये बताती है, एक मार्क ए मोमेंट, एक क्षण को बताती है, वेट करने के क्षण को, वंडर करने के क्षण को, इंतजार और आश्चर्य के क्षण को। बिकॉज वी आर नॉट श्योर, हमें विश्वास नहीं है कोई रीबर्थ होगा, रीबर्थ होने वाला है, यानी इस समय कोई रीबर्थ होने वाला है, ये हमें कोई विश्वास नहीं है। तो जब क्राइस्ट की डेथ हो गई थी उसके बाद जो अनिश्चितता की स्थिति थी कि किस कोई इस बात को कोई हायर वैल्यूज को वापस लेके आएगा, रीबर्थ होगा कि नहीं होगा, इस बात को लेकर के अनसर्टेनिटी का जो माहौल है ईस्टर संडे के दिन वो है। इंस्टेड वी जस्ट वंडर इन स्पिरिचुअल डार्कनेस। हम कहाँ घूम रहे हैं? स्पिरिचुअल डार्कनेस के अंदर घूम रहे हैं। Our torchlight red on sweaty faces. हमारी टॉर्च लाइट जो है वो पसीने से लथपथ चेहरों पर पड़ी। After we have witnessed Christ, क्योंकि हमने क्राइस्ट की पीड़ा को देख लिया है, यानी एगोनी इन स्टोरम प्लेसेस, स्टोनी प्लेसेस, पथरीले जो स्थान है वहां पर पीड़ा को देख चुके हैं हम, क्राइस्ट की पीड़ा को देख चुके हैं। क्राइस्ट इज द वन बीइंग स्पोकन अबाउट। यहाँ पर क्राइस्ट ही एक व्यक्ति जिसके बारे में बोला जा रहा है, लिखा जा रहा है, ही हु वाज लिविंग इज नाउ डेड। यानी जो क्राइस्ट जीवित था वो अब मर चुका है। अर्थात जो हायर वैल्यूज थे, मोरल वैल्यूज थे, स्पिरिचुअल वैल्यूज थे, वो अब डाइड हो चुके हैं और अब मर चुके हैं। जैसे जीसस क्राइस्ट जो था वो जीवित था और अब वो मर चुका है, ऐसा इसमें लिखा गया। Our decline is not sudden or glorious. हमारी जो डिक्लाइन है वो अचानक नहीं हुई है या कोई ग्लोरियस नहीं है, लाइक क्राइस्ट, जैसे क्राइस्ट की हुई थी। इट इज स्लो एंड अनडिग्निफाइड। ये स्लो है और अनडिग्निफाइड है। देयर इज समथिंग सो आयरनिक अबाउट विद अ लिटिल पेशेंस। लास्ट में कहता ना धीरे धीरे करके ऐसा हुआ है। एज इफ इट इज सेइंग डोंट वरी फॉक्स, जैसा कि ये कह रहा है कि सामान्य लोगों तुम चिंता मत करो, दिस मिजरेबल मैस विल बी ओवर इवेंचुअली। अंत में ये जो मिजरेबल मैस है उसका खात्मा हो जाएगा। जस्ट वेट इट आउट, बस सिर्फ इंतजार करने की जरूरत है। वी मॉडर्न फॉक्स आर इन सिमिलर पोजिशन एज क्राइस्ट। हम क्राइस्ट की स्थिति में ही हैं। आज के जो मॉडर्न फॉक्स हैं वो जैसे क्राइस्ट की स्थिति थी वैसी स्थिति हमारी है, बट इंस्टेड ऑफ बीइंग डेड, यानी मरने की बजाय लिविंग इन अ सॉर्ट ऑफ हाफ डेथ। जीसस क्राइस्ट तो मर चुका था परंतु हम अर्ध मृत्यु की अवस्था में। वी हु वर लिविंग नाउ डाइंग, जो हम जी रहे हैं वो अब मर रहे हैं। जो हम जी रहे थे अब मर रहे हैं विद अ लिटिल पेशेंस, थोड़ा थोड़ा करके मर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके मर रहे हैं। तो उसमें जीसस क्राइस्ट जो डेथ हो चुकी थी बाद में रीसेट हो गया था, लेकिन हम तो क्या कर रहे हैं? मर रहे हैं, हाफ डेथ के अंदर जी रहे हैं, ऐसा ये कहता है। Which theme is not included in this point? देखो, जर्नी टू एमास इसमें इंक्लूड किया गया है, अप्रोच टू चैपल पेरियस इंक्लूड किया गया है, प्रेजेंट डे ऑफ ईस्टर यूरोप, प्रेजेंट डे ऑफ ईस्टर यूरोप, ये भी इसके अंदर शामिल किया गया। तो तीनों थीम इसके अंदर शामिल। He was living is now dead। यहाँ पर ही कौन है? फोनेशियन सेलर है, किंग फर्डिनेंड है, जीसस क्राइस्ट है, तो जीसस क्राइस्ट है। Who lives in half death and who died and resurrected? बोर्ड एंड मॉडर्न फोक जो है, बोर्ड एंड मॉडर्न फोक जो है, गॉड क्या है? हु लिव्स इन हाफ डेथ। तो गॉड हाफ डेथ में नहीं जी रहा, हाफ डेथ में कौन जी रहा है? मॉडर्न मैन जी रहा। और हु डाइड एंड रिसरेक्टेड, जीसस क्राइस्ट जो है वो डाइड हो गया और वो वापस जीवित भी हो गया। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। अब ये तो हमने पढ़ा कि जो मर गया, हाँ, जो जीवित था वो मर गया और जो जी रहे हैं वो मर रहे हैं धीरे धीरे। मॉडर्न मैन के बारे में बात की, जीसस क्राइस्ट के बारे में बात करी। आगे देखिए, हियर इज नो वाटर बट ओनली रॉक। यहाँ पानी नहीं, सिर्फ चट्टान है। रॉक एंड नो वाटर एंड द सैंडी रोड। चट्टान और पानी नहीं, केवल रेतीली सड़क है। द रोड वाइंडिंग अबव अमंग द माउंटेन्स। रोड क्या है? घुमावदार है और
विच आर माउंटेन्स ऑफ रॉक विदाउट वाटर, और माउंटेन कैसी है जहाँ पर पानी भी नहीं। इफ देयर वर वाटर वी शुड स्टॉप एंड ड्रिंक, अगर पानी होता तो हम रुकते और पानी पीते। अमंग्स द रॉक वन कैन नॉट स्टॉप और थिंक, इन चट्टानों के बीच में तो कोई रुक भी नहीं सकता और सोच भी नहीं सकता। स्वीट इज ड्राई एंड फीट आर इन द सैंड, यानी पसीना सूख चुका है और हमारे पैर जो है वो रेत में है। क्या कहना चाहता है कवि, कोई यहाँ पर क्या कहना चाहता है? दिस लॉन्गिस्ट सेक्शन कंटिन्यूज विद थीम ऑफ ड्राई लैंड विद नो वाटर। यहाँ बिना पानी की ड्राई लैंड की जो थीम है वो कंटिन्यू रहती है। सिंबलाइजिंग स्पिरिचुअल वेस्टलैंड वेयर नो होप और रीबर्थ, नो होप और बिलीफ कैन ब्लूम, जहाँ पर ना कोई होप और ना कोई बिलीफ ब्लूम हो सकती है। इलियड पुट्स दिस इन स्टार, इलियड जो है इस बात को जबरदस्त ढंग से रखता है। डायरेक्ट टर्म्स व्हेन ही राइट्स हियर इज नो वाटर बट ओनली रॉक, रॉक एंड नो वाटर इन द सैंडी रोड। ये बातें सारी सारी वेस्टलैंड को बताती है, वेस्टलैंड के सीन को पोर्ट्रेट करती है। आगे क्या कहता है? इफ देयर वर ओनली वाटर अमंग अस द रॉक, यदि चट्टानों के बीच पानी होता है, यदि चट्टानों के बीच केवल पानी होता, डेड माउंटेन माउथ ऑफ कैरियस टीथ दैट कैन नॉट स्पीक, घिनौने दांतों वाला कैरियस टीथ, घिनौने दांतों वाला मृत पहाड़ी जैसा मुंह, दैट कैन नॉट स्पीक, जो थूक भी नहीं सकता, क्योंकि पानी नहीं है तो थूकेगा कैसे। Here one can neither stand nor lie nor sit, या ना तो कोई खड़ा हो सकता है, ना कोई खड़ा हो सकता है, ना कोई लेट सकता है, ना कोई बैठ सकता है। There is not even silence in the mountains, पहाड़ों में शांति नहीं है, सन्नाटा नहीं है। But dry strile thunder without rain, लेकिन बिन बरसे सूखी बांझ की गड़गड़ाहट है। There is no even solitude in the mountains, पहाड़ों में एकांत भी नहीं है। But red sullen faces sneer and snarl, लेकिन लाल और उदास चेहरों पर क्या है? लाल और उदास चेहरों पर सल्लन और रेड फेसेस जो है उन चेहरों पर क्या है? स्नीयर एंड स्नार्ल, व्यंग्य और गुर्राहट है। फ्रॉम डोर्स ऑफ मड रेक्ड हाउसेस, कच्चे मकानों के दरवाजों से। तो क्या कहना चाहता है पोइट यहाँ पर? इन केस यू कांट रियली फील द ड्राइनेस ऑफ द लैंडस्केप, आप अगर आप ड्राइनेस फील नहीं कर सकते इस लैंडस्केप की, तो इट कंटिन्यूज लाइक दिस फॉर अ व्हाइल, थोड़ी देर के लिए इस प्रकार के वातावरण के लिए एंजॉय कंटिन्यू रहता है। इफ विशेस देयर वर वाटर, वो चाहता है कि अगर वहाँ पानी होता, बिकॉज इफ देयर वर वाटर वी शुड स्टॉप एंड ड्रिंक, पानी होता तो हम रुकते, पानी पीते। बट एट द एंड ऑफ द डे, परंतु दिन के अंत में, अमंगस द रॉक वन कैन नॉट स्टॉप और थिंक, चट्टानों के बीच में कोई आदमी ना तो रुक सकता है ना सोच सकता है। स्टॉपिंग फॉर ए ड्रिंक ऑफ वाटर इज कंपेयर्ड टू स्टॉपिंग एंड थिंकिंग डीपली अबाउट लाइफ। यहाँ रुकने का मतलब और सोचने का मतलब क्या है? रुक करके जीवन के बारे में गहराई से सोचना। Neither can really happen in the wasteland of the modern world। आज के मॉडर्न वर्ल्ड की इस वेस्टलैंड में ना तो कोई आदमी जीवन के बारे में, लाइफ के बारे में थिंक कर सकता है और ना ही वो स्टॉप हो सकता है। भाग दौड़ की जिंदगी है, भागता रहता है। It goes on to add that here one can neither stand nor lie nor sit, या ना खड़ा हो सकता है, ना लेट सकता है, ना बैठ सकता है। Basically meaning that there is no comfortable position you can get into the wasteland। कोई कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है जो लाइफ के हायर वैल्यूज के बारे में वो सोच सके, ऐसी कोई कंफर्टेबल पोजीशन है ही नहीं। इट विल ऑलवेज बी अनकंफर्टेबल। इफ यू वांट टू गो डीप ऑन ए सिंबॉलिक लेवल में जाएं तो स्टैंडिंग माइट रिप्रेजेंट स्टैंडिंग अप ऑफ योर बिलीव्स, आपका जो विश्वास है उसके लिए स्टैंड अप होगा। लाइंग माइट मीन बिकमिंग सिनिकल एंड नॉट केयरिंग, लाइंग का मतलब सिनिकल बन जाना है, केयरिंग नहीं है। Sitting might refer to Zen like meditation। Sitting का मतलब जैन की तरह हमें सोचना, ध्यान में चले जाना, संत की तरह। But none of these options are available in the wasteland। वेस्टलैंड में इन तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं है। ना तो हम मतलब सिनिकल हो सकते हैं, ना हम अपने बिलीफ्स के बारे में स्टैंड कर सकते हैं, ना हम जैन की तरह मेडिटेशन कर सकते हैं। But none of these options are available in the wasteland, which doesn't allow you to do anything comfortably। कोई भी चीज आप कंफर्टेबली नहीं कर सकते। यू डोंट इवन गेट द पीसफुलनेस ऑफ साइलेंस, इस साइलेंस की शांति को भी आप फील नहीं कर सकते। सिंस द वेस्टलैंड इज फिल्ड विद ड्राई स्ट्राइल थंडर विदाउट रेन, यहाँ पर सूखी बांझ गर्जना है बिना बरसात, बरसात है ही नहीं, सूखी और बांझ गर्जना है। ये इमेज क्या बताती है? ए सेंस ऑफ अनफुलफिल्ड हॉप्स,
उम्मीद है कि बरसात आएगी लेकिन बरसात आती नहीं है। इसका मतलब क्या है? इलियट क्या कहना चाहता है? अनफुलफिल्ड होप्स। हमने उम्मीद की लेकिन वो उम्मीदें अधूरी है। वी एंटिसिपेट द रेन, रेन की हमें उम्मीद है, बिकॉज वी हियर द थंडर बट द रेन इजंट कम। हम थंडर को हियर करते हैं परंतु बरसात आ नहीं रही है। देयर इज नो सॉलिट्यूड ईदर बट जस्ट अगली फेसेस स्नीयरिंग एट यू फ्रॉम क्रमी मड रेटेड हाउस। यानी कोई साइलेंस नहीं है, सिर्फ गंदे चेहरे हैं। स्नीयरिंग एट यू, जो आपकी तरफ घूर रहे हैं। Mud raked house. So in this line, Eliot whips out alliteration to really show you how animal-like these people are. ये लोग जो हैं कितने जानवरों जैसे हो गए हैं। As you can see, all the S sounds in the sullen faces, sneer and snarl. उदास चेहरे जो स्नीयर और स्नार्ल है, गुर्रा रहे हैं और एक दूसरे की तरफ घूर रहे हैं। तो ऐसे चेहरे किसके हैं? यहाँ पर देखिए एलिट्रेशन भी यूज कर रहा है और कितना सुंदर एलिट्रेशन जो है इलियट ने इन लाइन्स में यूज किया। Here one can neither stand nor lie nor sit. Why is it so? So here is no comfortable position. You can get into the wasteland. ये बात कर रहे हैं। There is no water in the wasteland. There is rock and sand all around. तो पहला ही सही है। Dry strile thunder without rain का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? Disbelief, unfulfilled hope. तो ये unfulfilled hope याद रखना है। Sullen faces, sneer and snarl. What does Eliot present क्या करना चाहता है? Anyone like nature of modern man. ये प्रस्तुत करना चाहता है इलियट। इलियट फिर कहता है इफ देयर वर वाटर एंड नो रॉक, इफ देयर वर रॉक एंड ऑल्सो वाटर, अगर पानी होता और चट्टान नहीं होती, इफ देयर वर रॉक एंड ऑल्सो वाटर, चट्टान भी होती और पानी भी होता, एंड वाटर स्प्रिंग, एक पानी भी होता और एक बसंत होती या झरना होता है, कूल अमंग द रॉक, if there were the sound of water only, not the cicada. यानी चट्टानों के बीच एक तालाब, यदि वहाँ केवल पानी की आवाज होती, only not the cicada, सिकाडा की आवाज नहीं होती, पानी की आवाज होती, and dry grass singing, और सूखी घास गा रही होती, but sound of water over a rock, एक चट्टान के ऊपर पानी की आवाज, where the hermit thrush sings in the pine trees, जहाँ पर hermit thrush जो है, hermit thrush जहाँ पर एक पक्षी देवदार के पेड़ों में गाता है, ड्रिप ड्रॉप ड्रिप ड्रॉप ड्रिप ड्रॉप, बट देयर इज नो वाटर, परंतु वहाँ पर पानी नहीं। यानी देवदार के वृक्ष के ऊपर, पाइन ट्रीज के ऊपर पक्षी गाता है ड्रिप ड्रॉप। यहाँ देखिए कितना सुंदर ओनोमटोपिया जो है वो इलियट यूज कर रहा है। हियर setting for the rest of the text you get yourself a little moment of fantasy, imagining yourself in a place that isn't so horrible. एक ऐसी प्लेस की आप कल्पना कर रहे हैं जो कि हॉरिबल नहीं है। The speaker wonders to himself if there were water and no rock, पानी नहीं हो, पानी होता चट्टान नहीं होती। If there were rock and also water, चट्टान भी होता और पानी भी होती है, दोनों बात कर रहा है। At this point you might want to lean and say, तब आप लेट जाते हो और कहते yes, well, what if? हाँ ठीक है अगर, but it just gives you some more unfulfilled images, sound of water over rock। फिर कहता है नहीं कि चट्टान के ऊपर पानी की आवाज होती, अनफुलफिल्ड इमेज है, ड्रिप ड्रॉप ड्रिप ड्रॉप ड्रिप ड्रॉप। ये भी कहता है बिफोर फाइनली पुलिंग द रग आउट फ्रॉम अंडर यू अगेन बाय सेइंग बट देयर इज नो वाटर। फिर वो कहता है परंतु फिर पानी नहीं है। This almost seems like the giddy hallucination of someone who has been wandering in spiritual desert for a long time। एक ऐसा व्यक्ति जो spiritual desert के अंदर घूम रहा है लंबे समय तक, उसके hallucination को यहाँ इलियट दिखा रहा है, भ्रम की स्थिति को दिखा रहा है, और and he can't seem to find his way out, और उसको रास्ता नहीं मिल रहा है। We are betting those mirages aren't helping, यानी जो हमें मृचिकाएं फेल हो रही है तो वो फाइंड नहीं हो रही। साउंड ऑफ वाटर ओवर रॉक, ड्रिप ड्रॉप बट देयर इज नो वाटर। व्हाट डज इट यूजेस हियर? एलिट्रेशन यूज करता है। यहाँ पर एलिट्रेशन यूज नहीं कर रहा है, यहाँ पर द साउंड ऑफ वाटर ओवर ए रे, रॉक ड्रिप ड्रॉप। तो यहाँ पर इसका यूज कर रहा है, हेल्यूसिनेशन का यूज किया जा रहा है। यानी एक स्पीकर है, एक वंडरर है जिसको रास्ता नहीं मिल रहा है, भ्रम की स्थिति हो रही है। काइंड ऑफ डेजर्ट इज बीइंग प्रेजेंटेड, यहाँ स्पिरिचुअल डेजर्ट की बात की जा रही है। ओके, हु इज द थर्ड हु वॉक्स ऑलवेज बिसाइड यू? तीसरा कौन है जो आपके साथ चलता है? व्हेन आई काउंट देयर आर ओनली यू एंड आई टुगेदर, गिनती करता हूँ तो सिर्फ तुम
और मैं साथ होते हैं, बट व्हेन आई लुक अहेड अप द वाइट रोड, लेकिन जब मैं आगे सफेद सड़क की तरफ देखता हूँ, देयर इज ऑलवेज अनदर वन वॉकिंग बिसाइड यू, परंतु हमेशा आपके साथ कोई ना कोई चल रहा होता है। ग्लाइडिंग रैप्ड इन ए ब्राउन मैंटल, भूरे लबादे में लिपटा हुआ, हुडेड हुड पहने हुए, आई डोंट नो वेदर ए मैन और वुमन, मुझे पता नहीं कि आदमी है कि औरत, बट हु इज दैट ऑन द अदर साइड ऑफ यू, परंतु आपकी साइड में ये तीसरा कौन है। इस लास्ट पेसेज का एक्सप्लेनेशन करके अपने एंड करते हैं वीडियो का। Eliot says in footnote that the scene in this line was inspired by stories that came from one of the expedition to the Antarctica that happened in Eliot's time. Eliot के टाइम में अंटार्कटिका में एक एक्सपीडिशन गया था और वहां पर हेलुसिनेशन की स्थिति हुई थी, उसी का चित्रण Eliot यहाँ पर कर रहा है। The story is about how the explorer caught in the freezing cold, यानी जो यात्री थे वो फ्रीजिंग कोल्ड में कैसे फंसे, were constantly hallucinating that there was one extra person in their group. ऐसा लग रहा था, उनको हेल्यूसिनेशन हो रहा था कि एक आदमी उन ग्रुप में ज्यादा था। These line though could also refer to story from the Bible. ये लाइन जो है बाइबल की कहानी भी है, यानी द बुक ऑफ ल्यूक, ल्यूक की बुक है, in which Christ appeared beside his disciple during a journey. जब उसके डिसाइपल्स जा रहे थे तो क्राइस्ट वहां पर प्रकट होते हैं, बट द डिसाइपल्स वर अनेबल टू रिकॉग्नाइज हिम, परंतु शिष्य जो है वो उनको पहचान नहीं सके। सो व्हेन द स्पीकर ऑफ द पोएम आस्क्स हु इज द थर्ड हु वॉक्स बिसाइड यू, इट कुड सजेस्ट दैट क्राइस्ट इज स्टिल प्रेजेंट इन पीपल्स लाइफ टुडे। आज लोगों के जीवन में जीसस जो है आज भी उपस्थित है, बट पीपल डोंट हैव द स्पिरिचुअल इनसाइट, परंतु लोगों में आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि नहीं है, स्पिरिचुअल इनसाइट नहीं है। दे नीड टू रिकॉग्नाइज हिम, उनको सिर्फ पहचानने की जरूरत है। द स्पीकर कैन ओनली सी क्राइस्ट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ हिज विजन, स्पीकर जो है अपने विजन से क्राइस्ट को पहचानता है। व्हेन ही लुक्स अहेड ऑफ द वाइट रोड, जब वो कहता है कि व्हाइट रोड में सामने मुझे चलता हुआ दिखा है, क्राइस्ट अपीयर्स इन दिस सीन लाइक वन ऑफ दोज फ्लोटिंग स्क्विगली लाइंस दैट पॉप अप इन द कॉर्नर ऑफ योर आई। आपके आंख के एक कॉर्नर में आपको फ्लोटिंग करती हुई कुछ तस्वीर दिख रही है, बट इट्स विच ऑलवेज डांसेस अवे व्हेन यू ट्राई टू लुक एट इट डायरेक्टली। जब आप उसकी तरफ डायरेक्टली देखना चाहते हैं तो वो धुंधली सी दिखाई देती है, यानी वो गायब हो जाती है। इट ऑल्सो वर्थ नोटिंग, ये नोट करने योग्य बात है कि Eliot draws an unspecified connection between this hooded figure and the hangman tarot card, यानी ये हुडेड फिगर और जो हैंडमैन टैरेट कार्ड जो गेम ऑफ चेस के अंदर आपने पढ़ा फ्रॉम द फर्स्ट सेक्शन बरियल ऑफ द डेड के अंदर टैरेट कार्ड पढ़ा था, तो उन दोनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन जो है Eliot यहाँ पर स्थापित करना चाहता है। एक हैंडमैन की बात करें, हुडेड फिगर, ये दोनों के दोनों जीसस क्राइस्ट के लिए आए। हु इज हुडेड फिगर इन हैंडमैन पॉइंट तो जीसस क्राइस्ट, एंड हु इज द थर्ड हु वॉक्स बिसाइड यू। From this line, what does Eliot wants to allude the story of from Antarctica expedition Bible? दोनों स्टोरियां हैं, तो what do we need to identify the third person who is walking beside us? तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए spiritual insight, थर्ड पर्सन को पहचानने के लिए। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे इसी चैप्टर के साथ, What the Thunder Says। Thank you very much.